हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इतिहास विषय चैप्टर फर्स्ट कब, कहां और कैसे, व्हेन, वेयर, हाउ का सेकेंड पार्ट्स लेकर के आए हैं। आइए आज इस पे हम चर्चा करते हैं। कल तक की जैसा हमने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को रहने के लिए एक निश्चित स्थान और जगह की जरूरत होती है, लेकिन वो कोई व्यक्ति या फिर हम इंसान जो हमारे पूर्वज थे वो किसी एक खास जगह की ही तलाश क्यों करते थे? ऐसा क्या है? यानी जैसे पहाड़ियों पर शुरुआती जीवन जो हमारा चला, किसी पहाड़ी जंगल या नदियों किनारे, पर्वतों के किनारे, पहाड़ियों के किनारे, ऊंचे स्थानों पर, तो ज्यादातर लोग ऊंचे स्थानों पर क्यों रहते थे? ये एक हमारे लिए प्रश्न है। तो इस प्रश्न का बहुत ही सिंपल सा आंसर ये होगा कि पहले के लोग जंगलों में रहते थे, ना कोई घर था, ना ही कोई समाज था, यानी ना लोग एक दूसरे से मिलते थे, ना जुलते थे, ना एक दूसरे से कोई बातें किया करते थे। तो उन्हें एक सिक्योरिटी यानी एक सुरक्षा की जरूरत थी, क्योंकि जंगल में रहना जंगली जानवरों से भी बचने का एक उपाय। जंगली जानवरों से भी तो बचना है, नहीं पता चला हम उनका शिकार कर रहे हैं, दिन में हम उनको शिकार करके खा रहे हैं, रात में वो हमारा शिकार कर जाएं। तो बहुत सारी चीजों को देखते हुए जो हमारा भौगोलिक स्थिति है, जोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि जो भौगोलिक स्थिति है कि कहां पर आदि मानव या फिर हमारे पूर्वज रहते थे, तो उसके लिए आइए चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, जियोग्राफी हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन शॉपिंग द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। इट डिटरमाइंस हाउ अ पर्टिकुलर एरिया डेवलप्स। जो भूगोल है ये एक अपना अहम रोल निभाता है इतिहास को, चाहे वो विश्व का इतिहास हो या भारत का इतिहास हो, सबको डिटरमाइंस करने के लिए कि कैसे एक निश्चित क्षेत्र पर लोग अपना विकास करते हैं। Geographical factors also played a significant part in the way civilizations flourished and declined. और भौगोलिक जो एक्टिविटी है ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रखती है कि कैसे लोग अपने आप को सिविलाइजेशन में यानी कि सभ्यताओं में लेकर आए, सभ्यताओं में बदले। और उस कैसे, ये कारण ये भी था कि ये ज्योग्राफी देखो, कहीं की भी किसी भी जगह का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है वो उस देश के उस जगह का विकास करने अथवा उस जगह का अंत करने में भी मदद करता है, यानी कि नष्ट हो जाने का भी कारण होता है। क्यों? एंड द डिक्लाइन, जैसे कि किसी सभ्यता का उदय होना, बढ़ना, और कि फिर किसी सभ्यता, उसी सभ्यता का क्या हो जाना, अंत हो जाना। आगे आने वाले हम तीसरे चैप्टर में देखेंगे भी, सॉरी, पांचवें चैप्टर में हम देखेंगे भी कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो कैसे वो पर्वतों के आसपास, पहाड़ों के आसपास में अपना विकास किया और कैसे उसका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। These are four geographical factors, और ये हमारे पास जो है वो चार प्रमुख कारण हैं कि लोग इन जगहों पर क्यों रहा करते थे। देखिए, सबसे पहला है फर्टाइल लैंड। देखिए, हम सभी जानते हैं हम लंबे समय तक मांसाहार जीवन को नहीं जी सके हैं। हमने एक प्रोसेस, एक समय को निभाने के साथ साथ, एक समय को व्यतीत करने के साथ साथ, जैसे जैसे हमारी मानसिकता विकास हुई, जैसे जैसे हमारी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ, वैसे वैसे हम धीरे धीरे शाकाहारी जीवन को जीना शुरू किए। हम मांसाहार को छोड़ करके धीरे धीरे शाकाहार आने लगे, और इस शाकाहारी जीवन को जीने के लिए हमें एक उपजाऊ भूमि की जरूरत थी। तो ये उपजाऊ भूमि ज्यादातर पहाड़ों के किनारे, नदियों के किनारे। अच्छा, क्या उपजाऊ भूमि क्या कहीं से जन्म लेकर आती है? क्या नहीं। हम किसी भी भूमि को उपजाऊ बनाते हैं सिंचाई करके, जुताई करके, यानी कि इरिगेशन, प्लोविंग एंड मिनरल्स, applying the minerals for any parts of the land make the fertile. दूसरा है गुड क्लाइमेट, एक अच्छी जलवायु की भी जरूरत है। जलवायु मतलब ना तो ज्यादा बारिश हो
और ना ही ज्यादा सूखा हो, यानी तो ना बारिश की कमी हो और ना ऐसा ना हो कि बाढ़ आ जाए और ऐसा भी ना हो कि रेगिस्तान के जैसे सूखा ही हमेशा बना रहे। एक एवरेज वर्षा यानी द रेन फॉल इन अ एवरेज टू मेक अ सिस्टमेटिक ह्यूमंस नियरबाई सोर्स ऑफ वाटर फॉर देयर नीड्स। अब एक चीज और है, उस समय आज हमारे पास क्या है, हमारे पास बम्बा है, नल है, हैंड पंप्स है, समरसेबल है। हमारे घर में हम क्या किए, बटन दबाए, पानी चला, नहा लिए, पी लिए, खा लिए, सब कुछ अवेलेबल है। सोचो उस समय जब कुआं भी नहीं था, तो उस समय केवल एक ही मात्र साधन हुआ करता था सिंचाई करने का, नहाने का, पीने का, और वो थी केवल नदियां। इसीलिए आप देखेंगे कि गंगा, सतलुज यानी सिंधु, इंडस रिवर्स, गंगाज, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ये बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनके किनारे सबसे पहले सभ्यताओं ने जन्म लिया। सभ्यताओं का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो सही तरीके से अपने आप को ट्रेंड कर चुका हो, चाहे वो उपज के लिए हो, शिकार के लिए हो, भोजन इकट्ठा करने के लिए हो, परिवार पालन के लिए हो, या समाज से जुड़ गया हो। हर एक व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्ति का क्या करने लग जाए, हेल्प करने लग जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। फिर रिवर्स सर्व्स एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। धीरे धीरे जैसे जैसे मानसिक विकास हुआ तो मनुष्यों ने अपने आप को आगे बढ़ाया। कैसे, एक रिवर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, बोट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक सभ्यता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से मिलना। आज भी हम हैं, जैसे अगर हम कहीं पर घूमने जाएं, सपोज दैट हम सब इकट्ठा होकर के कहां चलें, राजस्थान चलें, तमिलनाडु चलें, आसाम चलें। अब अगर हम ऐसी जगहों पर जाएंगे तो हमें वहां की बहुत सारी संस्कृति, संस्कार, रहन सहन, भाषा, खान पान, भोजन, फूड हैबिट्स, लिविंग हैबिट्स, क्लॉथेस, मेनी मोर, और बहुत सारी चीजें, नई चीजें देखने को मिलेंगी। और हम इन चीजों को जब वहां देखते हैं, सुनते हैं, तो हम अपने यहां आएंगे और उनके बारे में बताएंगे, या फिर वैसा करने की कोशिश करते हैं खेल के रूप में, या फिर अपने आप को उस लेवल पर जाकर के ये इमेजिनेशन करने के लिए कि हमने वहां ऐसा देखा था, वहां ऐसा होता था। तो खेल के रूप में भी हमने उस कुछ चीज को क्या किया, संजोया, हमने सीखा। उसी प्रकार व्यक्ति जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो वो बहुत सारी संस्कृति और संस्कार को सीख कर आता और जाता था, अपने साथ लेके जाता था, उनको सिखाता था, और वहां से सीख कर आता था, अपनी सभ्यता, अपने समाज को सिखाता था। यानी आइए इसको अब हिंदियों में भी देख लेते हैं कि भूगोल ने विश्व और भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष क्षेत्र कैसे विकसित होता है। जैसा कि मैंने कहा, भाई अगर हम किसी नदी के किनारे रहने लग जाएं, जैसे अगर हम आगे या चैप्टर में डिस्कशन करेंगे कि मनुष्य सबसे पहले प्राचीनतम सभ्यताएं जो देखने को मिली हैं वो नर्मदा और की घाटियों और नर्मदा पहाड़ियों के आसपास और किनारे में देखने को मिली हैं। भौगोलिक कारकों ने सभ्यताओं के फलने फूलने और पतन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखो वही बात आ गई कि जो स्थान है वो किसी चीज के फलने फूलने का मतलब होता है डेवलपमेंट। भाई हम किसी जगह पर हैं, हमने उसका डेवलपमेंट किया, मिट्टी बनाए, घर बनाए, समाज बनाए, उसके बाद एक अचानक बाढ़ आई और हमारा विलुप्त हो गया, पूरा का पूरा समाज गायब हो गया। और ये 4 भौगोलिक कारण हैं। कौन कौन से? सबसे पहले उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु, जल की आवश्यकताओं के लिए निकटवर्ती जल स्रोत, नदियां परिवहन के साधन के रूप में कार्य करती हैं, यानी और भी बहुत कुछ। आइए अब हमारे पास दूसरी बात है, रीजंस फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल। देखिए हम इसके अगले वाले अध्याय में, चैप्टर में, द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कशन इन अबाउट ऑफ हाउ टू पीपल गैदरिंग, कैसे वो समाज में, कैसे वो समूह में आना शुरू किया, कैसे भोजन इकट्ठा करना शुरू किया,
गैदरिंग, हंटिंग, शिकार करना, शिकार को लेकर आना, अपने परिवार के लिए देना, उनका पेट भरना, उनको खिलाना, अपने साथ साथ उनको भी तो विकास करना है, देखना है। ऐसे ही जब बहुत सारे समाज के लोग एक साथ रहने लग गए तो वहां धीरे धीरे गांव बनने शुरू हुए। गांव से शहर, शहर से आज हम स्टेट, जिला, बहुत कुछ देख चुके हैं। अब जरा हमको ये बताओ, हम इसमें देख रहे हैं कि लोग अपने आप में मूवमेंट क्यों लाते थे। मूवमेंट मतलब एक स्थान से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे। अब आपका बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप खुद ही सोच लीजिए। जैसे आपके घर में आपके पिताजी बाहर कमाने जाते होंगे, विदेश जाते होंगे, परदेश जाते होंगे, स्टेट चेंज करके जाते होंगे। क्यों गए हैं? दो कारण से, या तो पैसे कमाने हैं और या तो भोजन की व्यवस्था। भाई हम अपने गांव को छोड़कर किसी शहर में जाएंगे तो क्यों जाएंगे? दो कारण होगा, या तो हमारे मम्मी पापा को अच्छा बिजनेस करना होगा और हमारे लिए उनके नजर में अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, अच्छा मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, हर एक चीज, सुविधाओं का एटमॉस्फेयर, बहुत सारी चीजों का क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए, हमें मिल सके, सही तरीके से मिल सके। इसी कारण तो हम जगह में परिवर्तन करेंगे। या हम ये समझ लो कि आज हमारे पास खेती नहीं है, आज हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर हम अपने सारे कार्य को कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें यहाँ पर कमियां लगने लगी तो हम अपनी इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे। इसे कहा जाता था झूमिंग। क्या कहा जाता था? झूमिंग। चलिए, तो द पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर वेरियस रीजंस सच एज, लोग विभिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते थे, आना जाना होता था। जैसे कि सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज। अब जरा आप ही सोचो, आज के बहुत शांत दिमाग में आप एक तालाब में जाइए। तालाब, मछली पकड़ना देखे होंगे आप लोग शायद। बहुत से लोगों को आसपास पड़ोस में, गांव में, बगल में, तालाब में, कहीं पर अगर गांव से हैं तो आपने देखा होगा कि जब किसी तालाब में कोई मछुआरा अगर कहीं पर जाल डालता है और वो लंबे समय तक 4 से 5 दिन लगातार जाल डाले तो उसे पर डे मछली उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती। उसे क्या करना पड़ेगा? तालाब का किनारा चेंज करना पड़ेगा या नदियों के घाटों को बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पर जब चीजें शिकार होने लग जाए, उनको भी पता है कि हमारा यहाँ पर मरना तय है तो उस जगह को छोड़कर क्या करे, चले जाएंगे। और प्राचीनतम मनुष्य के पास तो भोजन कोई खेती का तो था नहीं, तो बहुत लंबे समय के बाद, वो प्रक्रिया के बाद खेती करना सीखे। उस समय शुरुआत में क्या था? केवल और केवल छोटे जानवरों का शिकार करना और उनको खाना, यही उनके लिए भोजन था। अब अगर एक जगह पर लंबे समय तक अगर कोई शिकार करता रहेगा तो क्या जानवर वहां टिकेगा? नहीं, वो उस जंगल को, उस जगह को छोड़कर चला जाएगा। जब आगे जाएगा तो हमें भी अपने भोजन की तलाश के लिए उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना होगा। इसे ही कहा जाता है हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार करना और इकट्ठा होना या फिर कहीं पर जाना, जगह में चेंजेस लाना। तो सबसे पहला काम था व्यक्ति का कि वो अपने भोजन की तलाश के लिए एक जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाया करते थे। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास ट्रेडर्स, इसे हम कहेंगे व्यापार। जैसा कि कल वाली क्लास में हमने ये डिस्कशन किया था कि मनुष्य धीरे धीरे मिट्टियों के बर्तन बनाए और उसे दूसरी जगह पर, मिट्टियों के बर्तन, खिलौने, और उसे दूसरी जगह पर ले जाके क्या किए? बेचे। तो व्यापार भी है। और ये व्यापार कोई ऐसा नहीं कि पैसे से बेचना था, ऐसा नहीं है। देखिए, जब मानसिक स्थितियां बदलना शुरू हुई, जब हमारे पास विकास करने की तत्परता पैदा हुई, जब हम मिट्टियों के बर्तन, कृषि, एग्रीकल्चर, खेती करना, ये सब कुछ अगर हम सीखना शुरू किए तो हर एक व्यक्ति हर एक प्रकार की फसलों को नहीं उगा पाता था। करता क्या था? जैसे आज भी अगर आप लोग गांव से हैं तो बताइए, अच्छा बताओ भाई, अगर आज हमारे घर में आटा खत्म हो गया तो बगल वाले से लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। आज भी अगर आप अपने आजी, बाबा, दादी, दादा से पूछो कि क्या कभी ऐसा होता था कि हमारे घर में कोई चीज कमी है तो हम बगल वाले के घर से क्या कर लें? ले लें। जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है, यानी कि विनिमय का नियम।
विनिमय यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान को ले लेना। और ये होशियारी नहीं थी कि आज ये चीज हमारी इतनी महंगी है, हम उसे इतना, हमें वो इतना दे रहा है तो ये हमारी चीजें महंगी, हम उसको और कम दें, ऐसा नहीं था। इस बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ी अच्छी बात थी कि अगर हमारे पास गेहूं नहीं है और किसी के घर में चावल गेहूं है और हमारे घर में बाजरा है, तो हम उसको एक, जिस बर्तन में हम उसे चेंज करेंगे, भगोने में, कटोरी में या किसी भी बर्तन में, उस बर्तन को फुल भर करके दे देंगे और उसके घर से उसके बदले में वो चीजें हम अपने पास उठा लाएंगे या हमको वो दे देगा। ऐसे व्यापार होता था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम डिस्कशन करेंगे तो वहां पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जब वो मिट्टी के खिलौने लेकर के जाया करते थे तो वहां से वो मुहरे लाया करते थे। मिट्टी के खिलौने के बजाय मुहरे, खाने पीने की चीजें, श्रृंगार करने की चीजें, जैसे कि आभूषण वगैरह सब कुछ आते थे, इसे हम एक्सचेंज में लेकर के आते थे। दूसरा पॉइंट था केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। एक चीज और है, ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज होता है, केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा का मामला। सर ये क्या है? देखिए एक चीज और है, इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग अक्सर सुने होंगे, डर का मामला भी होता था। प्राकृतिक आपदा क्या है? जैसे बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, भाई बाढ़ आ गई किसी जगह पर, सब जानवर से भाग गए, वहां से भोजन नहीं मिल रहा है या कृषि नहीं हो पा रही है, तो हम अपनी जगह को क्या कर देंगे? बदल देंगे। सूखा हो गया, कृषि नहीं हो रही, पानी का अकाल पड़ गया, जानवर भी प्यासे मर रहे हैं, हमको भी प्यास लगी, हमें भी पानी की जरूरत है, हमें भी नहीं मिल रहा, तो हम अपनी जगह में क्या कर देंगे? परिवर्तन कर देंगे। भूकंप आ गया, परिवर्तन कर देंगे। और एक चीज था, मनुष्यों के रहने का एकमात्र साधन था क्या? जंगल। अगर जंगलों में कभी आग लग जाए, फायर, तो उनके लिए तो वो दुश्मन ही था भाई, वो भी तो जलते थे उसमें, पहले उनको पता नहीं था कि आग क्या होती है, उसके कारण से जो लोग जंगलों को क्या कर देते थे? पार कर जाते थे, यानी कि चेंज कर देते थे। तो ये हमारे कुछ प्रमुख कारण थे जिनके वजह से लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह से आवागमन किया करते थे। आइए, सोर्स ऑफ हिस्ट्री देखिए, जैसा कि मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था कि इतिहास को हम पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते और ना ही उसे हम झूठा साबित कर सकते हैं। पूर्णतः नहीं, 100% ना तो सत्य है और ना ही 100% गलत है, कह नहीं सकते। हाँ, अब इस बीच के पॉइंट को हमें ऐसे समझना है, जैसे सपोज दैट मैं अगर किसी लिखित प्रमाण की बात करूं या फिर किसी आर्कियोलॉजिकल की बात करूं, आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है जमीन के अंदर से पाए जाने वाली चीजें, और या फिर लिटरेरी यानी कि साहित्यिक चीजें, साहित्य के मतलब लिखित, हाथ से पेन और पेपर पर लिखी गई कोई ग्रंथ, कोई किताब, कोई कहानी। तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये आर्कियोलॉजिकल है तो ये भी 100% सत्य नहीं है, आप खुद ही समझिए, चलिए मुझे बताइए। जैसे सपोज दैट मैं यहां खड़ा आपको पढ़ा रहा हूं, ईश्वर ना करे कि ये बिल्डिंग गिरे और हम सभी यहाँ पर दब के मर जाएं, पूरे का पूरा एरिया दब जाए यहाँ जमीन के नीचे, और एक लंबे समय के बाद यहाँ एक नई वंशानुगति शुरू हो, यानी एक मनुष्य का, नया मनुष्य का उद्गम स्थल हो। अब जैसे कि वो भी धीरे धीरे विकास करे और हम धीरे धीरे अपक्षरण करते रहेंगे, हमारा कार्बन डाउन होता रहेगा। अब पता चले उसे यहाँ पर जरूरत थी, वो भी डेवलपमेंट किया, आज आधुनिकता जैसे हम हैं आज वो भी आने वाला था, उसने कहा कि आज मुझे लेटरिन का गड्ढा खुदवाना है 40 फीट, और खुदवाने लगे, उसको मिल जाए यहाँ से बहुत ढेर सारी हड्डियां, क्योंकि हम सब लोग आपस में दबे रहेंगे तो सभी हड्डियां इकट्ठा रहेंगी। और जब बहुत सारी हड्डियां मिलेंगी भाई, कुछ हमारे ऐसे प्लास्टिक चीजें हैं जो वहां पर दबेंगी, तो प्लास्टिक का तो कभी डिस्ट्रॉय प्लास्टिक होती नहीं है, कभी बर्बाद नहीं होती, कभी खराब नहीं होती, अंत ही नहीं होता प्लास्टिक का। तो उसके भी कुछ अवयव मिलेंगे, तो वो भी सोचेगा यार कि ऐसा इसमें क्या इकट्ठा हड्डियां हैं, ये तो हाथ पैर लग रहा है, ऐसा लगता है इसके पहले मनुष्य था। अब उसकी डेटिंग को पढ़ेगा। अब सपोज दैट समझो, जैसे अब मैं ही वो मनुष्य हूं और मैंने क्या किया, यहां हड्डी निकाली। आज कितनी तारीख है? आज 19 तारीख है। अब 19 मार्च 2026, अब यहां पर मैंने हड्डियां निकाली। अब मैंने उस हड्डियों पर कार्बन डेटिंग को पढ़ा, मैंने पढ़ा और लिख दिया कि ये लगभग 20 साल पुरानी है।
अब मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद, मेरे इस प्रावधान को देने के बाद कोई और व्यक्ति है यहाँ पर फिर हड्डी निकाले आज से 10 साल बाद, तो जब वो 10 साल बाद इस हड्डी को निकालेगा तो वो कहेगा भैया ये हड्डी आज से 30 साल पुरानी है। तो वो अपनी किताब में लिखेगा कि हड्डी 30 साल पुरानी है, और मैं अपनी किताब में लिखा हूं, मैं अपनी बुक्स में लिखा हूं कि हड्डी यानी दिस इज बोन्स इज एंशिएंटेड या पास्ट इवेंट्स इन 20 इयर्स। मैंने 20 इयर्स के लिए कहा, उसने 30 इयर्स के लिए कह दिया। तो बातें दोनों की गलत नहीं है, समय का परिवर्तन है। और उसके बाद हो सकता है कि मैंने जो कार्बन पढ़ा उससे ज्यादा वो कहीं कार्बन घट गया हो, तो ये भी कह सकता है कि वो 35 साल पुरानी है। तो चीजें बदलती नहीं है, डेट के अनुसार से हमें वो चीजें लग सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो जाता है हमें और आपको। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर आपको इतिहास समझना है तो इंट्रोडक्शन चैप्टर था है, लेकिन अब हमारी वास्तविक कहानी जो शुरू होती है वो चैप्टर 2 से शुरू होती है। अब अगर इतिहास को समझना है, मजे के साथ पढ़ना है, तो आप ये मत समझिए कि हम इतिहास को, हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, यानी हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, ये मत करो। इमेजिन करो उस समय हम होते तो क्या होता। इतिहास को पढ़ना नहीं है, केवल और केवल अनुमान लगाना है कि अगर मैं उस समय होता, मैं उस समय के कार्यकाल में होता, तो मैं क्या सोचता, क्या करता, कैसे रहता, या फिर ये सारी घटनाएं मेरे साथ होती, मैं भी तो ऐसा ही करता। सोचो, आज हमारे पास पंखा है, हमने बटन दबाई, लाइट ऑन हुई, लाइट आई, बटन दबाया, पंखा चल गया, गर्मी खत्म। उस समय क्या हुआ होगा जब पंखा ही नहीं था? तो तब तो पंखा जब नहीं था तो हमें जंगलों का सहारा लेना है, पेड़ों के नीचे रहना है, पेड़ों के नीचे सोना है। इस चैप्टर को आगे डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीजें बहुत मजेदार पढ़ेंगे। इसको केवल और केवल इमेजिन करके चलना है। इतिहास कोई चीजें नहीं है, इसको केवल और केवल इमेजिन करना है। तो जैसा कि अभी मैं कह रहा था कि हिस्ट्री कोई ये नहीं करना कि हमें किताब है ऊब लगती। भाई सब लोग कहते हैं कि आज जब इतिहास पढ़ते हैं तो नींद आती है। बेटा नींद नहीं आना है, इमेजिन करो, मेरे साथ चलो, मजे से पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा। नींद तो बिल्कुल नहीं आने दूंगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। इतिहास बहुत मजेदार विषय है, इंग्लिश मैथ से अच्छी है, समझने का तरीका लेकर आना है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमारे पास 3 बातें होती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हमारे इस चैप्टर का नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। जो इमारतें हैं जैसे आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, बिल्डिंग्स है, अजंता की केव्स, अजंता की गुफाएं हैं, है ना, सूर्य मंदिर है, कोणार्क का, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें साक्ष्य के रूप में देखना है। दूसरी बात है लिटरेरी। सर अगर अब आप कह रहे हैं कि भाई, आपका प्रश्न ये हो सकता है कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये चीजें तो हमें केवल एक अंदाजा लगाना है, इसमें कोई लिखित नहीं है, तो हो सकता है ये चीजें भाई सही भी हो और गलत भी हो, लेकिन सही है, गलत तो नहीं है, लेकिन सही है। बस एक केवल डेट यहाँ पर हम थोड़ा क्या कर सकते हैं, निश्चित नहीं कर सकते। लेकिन ये तो लिखित है, लिखित हो तो इसे हम कैसे कह सकते हैं कि 100% सही नहीं है। इसीलिए है आप लोग अक्सर पढ़े, देखिए जब आप क्लास 7th में जाओगे, 6 में तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे आपको मिलेंगी कि घुमाओगे, यानी उसी समय पर वो लड़ रहा है, उसी समय वो कर रहा है, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कर है। अब आप समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर इस चीज के लिए। जैसे कि मैं एक राइटर हूँ, समझ लो मैं ही कोई विदेशी हूँ और आप लोगों में से कोई राजा है, और वो राजा इतना अच्छा या इतना अच्छा है, समझ लो अच्छे का मतलब कितना अच्छा है, वेरी इंटेलिजेंट, क्रूर और खतरनाक भी, थोड़ी सी गलती पर फांसी की सजा दे रहा है, और तुम उसी के घर में हो, तुम उसी के घर में हो, यानी मैं अब तुम्हारे घर में हूँ। तुम इतने अच्छे राजा हो कि थोड़ी सी गलती हुई तो तुम फांसी की सजा दे रहे, और मैं तुम्हारे घर में हूँ, अब रह रहा हूँ। अब जब मैं रह रहा हूं तो ये बताओ, क्या तुम्हारी गलतियों के बारे में कभी लिखूंगा या तुम्हारे गलत कामों के बारे में लिखूंगा? नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि इतिहास पूर्णतः सत्य नहीं है। जैसे मुगलों का राज शासन क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्री आए जो केवल उनके बारे में लिखे हैं। हमारे इतिहास के, हमारे
आधुनिक मॉडर्न समय के यानी जो भी हमारे उस समय राजा थे, उस समय के लिए मॉडर्न समय यानी उस समय जो राजा थे उनके बारे में नहीं लिखा गया ज्यादा। क्यों? उनकी बुराइयां बताई गई, उनके बारे में गलत लिखा गया या फिर सही लिखा गया, जो भी है, लेकिन वो 100% सत्य नहीं है। अब सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ हूं, तुम मुझे खाना दे रहे हो, घर दे रहे हो, मैं तुम्हारे पास हूं, अब तुम्हारी गलत में लिखने की मेरी हिमाकत होगी? कभी नहीं होगी। मुझे डर है कि कहीं मुझे भी फांसी में न लटका दे, इसलिए मैं आपके बारे में सब कुछ अच्छा लिखूंगा। चलो तुम ही अच्छे सही, और बाकी चीजों के बारे में तो मैं सीख रहा हूं ना। तो ऐसे ही तो रिलीजियस एंड द सेक्युलर टेक्स्ट एक सबसे बड़ा स्रोत है हमारे पास। ये हमारे भारतीय इतिहास को समझने के लिए, प्राचीनतम इतिहास को, रिलीजियस एंड सेक्युलर टेक्स्ट का मतलब होता है धार्मिक और साहित्यिक चीजें, जैसे वैदिक संस्कृति है, महाभारत है, ग्रंथ हैं, उपन्यास हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। आने वाले समय में हम वैदिक पूरा का पूरा पीरियड यानी पूरा वैदिक टाइम पढ़ेंगे, जहां पर हमें हमारा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद सबके बारे में पढ़ना होगा। फिर इंडिजीनियस एंड द फॉरेन सोर्स, कुछ ऐसे जो विदेशी यात्री आए, विदेशी यात्रियों के साथ साथ उनके कुछ उन्होंने फिर कुछ सर्च निकाला, हमारे इतिहास, हमारे भारत में उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने बताया। तो ये वो है कि जो विदेशी सोर्स मिलते हैं, यानी विदेशी व्यक्ति आए वहां पर लिखे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैं आपके यहाँ पर आऊं, आपके बारे में लिखूं, ऐसी चीजें। और लिटरेरी टेक्स्ट जैसे कंपोज्ड इन द अननोन स्क्रिप्ट, ऐसे भी बहुत सारे साक्ष्य हैं, लिखित हैं प्राचीनतम के बारे में। जैसे मैंने कल वाले क्लास में कहा था कि बहुत सारी चीजें ऐसी लिखित भी हैं जिसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे अशोक के समय के कुछ स्तंभों के बारे में हम अभी पढ़े हैं, कुछ अभी बाकी हैं जो से नहीं पढ़ सके हैं, उसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है। तो ऐसी चीजें अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, और आगे की चीजों को बने रहिएगा, और हमारे अत्यधिक वीडियो को या फिर और वीडियो को प्राप्त करने के लिए कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।